स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से प्रिंटिंग जो है वो जो सेटअप सिस्टम था उसके खिलाफ जाने लगी और किस तरह से उसके विरुद्ध आवाज़ उठी। तो प्रिंटिंग एक क्लैश का कारण बन गई। जो विचार थे, आइडियाज़ थे, काम थे, एक्शन थे सरकार के, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलने लगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होने लगा और उसके विरोध में और उसके समर्थन में लोग खड़े हो गए। और इस वजह से प्रिंटिंग की वजह से बहुत सारे डिबेट शुरू हो गए। ये हम चीज़ें पढ़ रहे थे। लेट अस कंसीडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इन वन स्पेयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, नेमली रिलीजन्स। किस तरह से रिलीजन के मामले में ये क्लैश का कारण बने, ये हम पढ़ते हैं। इन 1917 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 these criticizing many of these practice and ritual of the Roman Catholic Church। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसे हम कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, मतलब रूढ़िवादी। इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट जो चर्च ने बताया है उसके अनुसार जीने, उससे बाहर जीने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जिन सरकारों ने रोमन कैथोलिक चर्च को अपनाया हुआ था वो जनता को भी चाहती थी कि वो उनके अनुसार ही जीवन व्यतीत करे। इसके अनुसार अगर आपने लंबा चौका डालना है तो आपने डालना ही है। अगर आपने शुक्रवार की प्रेयर सुबह 6 बजे उठ के करनी ही है तो करनी है। मतलब बहुत ही रूढ़िवादी होना धर्म के मामले में। और ये भी नहीं है कि आप नए विचार लागू कर सकते। अगर आपके अनुसार, रोमन कैथोलिक के अनुसार ये है कि भाई आप जो है रोमन कैथोलिक एक रूढ़िवादी विचारधारा रखता है। जैसे अगर वो ये कहे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती बल्कि सूर्य घूमता है, तो आप उसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं दे सकते। इसी तरह मतलब व्यक्तिगत आज़ादी, व्यक्तिगत सोच वो नहीं अलाउड करते। इसके अनुसार, रोमन कैथोलिक के अनुसार, जो व्यक्ति का जीवन है पृथ्वी पे वो नरक है, वो नरक भोगने के लिए यहाँ आया है और स्वर्ग एक्चुअल में कहीं हेवन में है और यहाँ से हमें जाना है तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो इसका मतलब मरना एक बहुत बढ़िया चीज है थी, ठीक है। और ये जो दुख हैं ये हमारे पिछले कर्मों की वजह से हैं, तो इसका मतलब हमें अपने दुख भोगते रहना चाहिए और उनको दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट मार्टिन लूथर किंग जो है वो रिफॉर्मर्स थे और उन्होंने धर्म की व्याख्या की हुई थी रोमन कैथोलिक, इनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये कहीं भी ईसा मसीह ने नहीं कहा कि जो आपने रूल बना लिए हैं, इस तरह के धार्मिक रिचुअल्स बना लिए हैं इनके, ये एक झूठ है और इनमें आपको नहीं फंसना चाहिए और आप उसी तरह से धर्म को माने जिस तरह से आप चाहते हो। ये आपका निजी मामला है, पर्सनल लाइफ है, ये आपकी पर्सनल अधिकार है, ये आपका धर्म के मामले में जो आप जिस तरह से चाहें उसे अपना सकते हो। तो लोग इनके सपोर्ट में हो गए जो रोमन कैथोलिक से बिल्कुल तंग आ चुके थे, क्योंकि इतना बर्डन जो है वो धर्म का लोग भी सहन नहीं कर पाते। तो इन्होंने 95 थीसिस लिखे जिसके द्वारा इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया था। प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड इन ए चर्च डोर इन द विटनबर्ग, और इसकी एक कॉपी इन्होंने चर्च के डोर पे ही लगा दी। और इसकी क्रिटिसाइजिंग 95 के करीब क्रिटिसाइज थे, उसके आलोचनाएं थी कि ये इस बात से हमें आपको आपत्ति है, और उसको लगा दी। तो इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट दिस आइडिया, हिज आइडिया। और ये क्या थी, सरासरी चैलेंज था चर्च को कि आपके विचार गलत हैं। लूथर राइटिंग was immediately reduced, reproduced in vast number and read widely। लूथर्स की जो किताब है, राइटिंग्स थी, वो छापी गई, पढ़ी गई बहुत लोगों ने। और दिस लीड टू ए डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ, और इसी तरह यहाँ धर्म दो भागों में बट गया, ईसाई धर्म, एक प्रोटेस्टेंट और एक रिफॉर्मेशंस। प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो चर्च में सुधार करना चाहते थे,
रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्ट, रिफॉर्मेशन, और दूसरे थे कैथोलिक्स, जो कैथोलिक अभी भी चल रहा था, जो सुधार के पक्ष में नहीं थे, जो कह दिया वो सही है। लूथर ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5,000 कॉपीज विद इन ए वीक। और इसकी एक किताब थी न्यू टेस्टामेंट्स, उसकी कॉपियां 50,000 कॉपियां एक ही वीक में, और दूसरा उसका सेकंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 months। Deeply grateful to print, Luther said printing is the ultimate gift of God and the greatest one। और लूथर के विचार जो है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फैले, तो उन्होंने ये कहा कि प्रिंटिंग जो है भगवान का हमारे लिए एक गिफ्ट है। Several scholars in fact think that the print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread a new ideas that lead to reformation। और दूसरे बहुत सारे स्कॉलर भी यही कहते थे कि इससे एक बुद्धिमत्ता का वातावरण फैला। ये नहीं है कि इससे कोई गलत चीज़ हुई है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तर्क पैदा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें वो तर्क के आधार पर सोच पाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक सुधार का माहौल बनेगा। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या होता है, एक 16th century मूवमेंट था टू रिफॉर्म्स द कैथोलिक चर्च, जो कैथोलिक चर्च में सुधार की अगुवाई करता था, डोमिनेटेड बाय रोम, इटली की राजधानी से ये आंदोलन चला। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, और मार्टिन लूथर किंग जो है एक रिफॉर्मर्स थे। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी, अरे यहीं से तो मॉडर्न यूरोप की नींव डाली गई। मार्टिन लूथर किंग तो मॉडर्निटी के एक अगुवा थे। जैसे जैसे धर्म की बेड़ियां लोगों के दिमाग से हटी, वैसे वैसे वो तर्क के आधार पर सोचने लगे, साइंस और बुद्धिमत्ता से काम करने लगे, साइंस का प्रयोग करने लगे। तभी तो मॉडर्निटी आई यूरोप में, तभी तो डेवलपमेंट हुई, औद्योगिक क्रांति आई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुए, ट्रेड एंड व्यापार शुरू हुआ। उसके बाद है प्रिंट एंड डिसेंट। Print and popular religious literature stimulate many distinctive individual interpretation of faith even along little educated working people। देखो, आप सारे पढ़े लिखे हो गए, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से धार्मिक जो लिटरेचर था उनकी एक इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी। ठीक है, जैसे गीता है, पहले कोई लोग कुछ लोग पढ़ते थे, बहुत, फिर उसके बाद बहुत सारे, एक बाढ़ सी आएगी गीता को समझाने वाले, पढ़ाने वाले। इन द 16th century मोनोचियो ए मिलर इन इटली, ये एक इटली में मिलर थे, मतलब मिल चलाने वाले थे, बिगेन टू रीड बुक दैट वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। ही reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation that unreigns the Roman Catholic Church. When the Roman Church began its inquisitions to repress heretical idea, मोनोचियो was held up twice and ultimately executed। तो उन्होंने एक लोकेलिटी में बुक मिली जिसमें चर्च के बारे में लिखा हुआ था, तो बाइबल को उन्होंने री इंटरप्रेट किया, और री इंटरप्रेट में उन्होंने दोबारा गॉड और उसकी जो क्रिएशन थी उसके बारे में बताया, जो बिल्कुल अलग थी रोमन कैथोलिक चर्च के विचारों से। और इसके आधार पर जब रोमन चर्च, क्योंकि राजा इसी चर्च के आधार पर राज्य चलाते थे, उनको पकड़ा गया, जेल में डाला गया, बहुत अल्टीमेटली उन्हें फांसी दी गई। द रोमन चर्च, हाँ, इस तरह के होते थे कि अगर आप नया विचार पेश करते हो तो मार दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। द रोमन चर्च ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट ऑफ पॉपुलर रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ। अब जो रोमन चर्च था उसको चैलेंज किया गया लोगों के द्वारा, न्यू इंटरप्रिटेशन सामने आई। जो विश्वास था, जो बहुत सदियों से कंट्रोल करता आया था इसको, सारी समाज को, अब इनको चैलेंज मिलना शुरू हो गया। उन्हें ये लगने लगा कि भाई अब तो समाज में परिवर्तन होगा और वो हमारे विरुद्ध ही समाज खड़ा हो जाएगा। सर्व कंट्रोल ओवर पब्लिशर एंड बुक सेलर एंड बिगेन टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक फ्रॉम 1958। कुछ वर्ड मीनिंग है, ये देख लो ना। इंक्यूशन मैंने फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पब्लिशिंग हेरेटिक्स। हेरेटिक्स क्या होता है? बिलीफ्स, विश्वास होते हैं, विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग ऑफ चर्च इन मिडिवल टाइम्स।
here she was seen as a threat to the right of church to decide on what should be believed and what should not. इसका मतलब ये है कि एक ऐसे विश्वास है और ये विश्वास है एक तरह की जो चर्च के की टीचिंग में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ऐसे विचार जो चर्च के खिलाफ थे, मतलब जो सेटअप आइडियाज थे कैथोलिक चर्च के, उनके खिलाफ जो विचार थे उन्हें हम हेरेटिकल कहते हैं। और ये विचार एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे चर्च के द्वारा, और जो भी इसको पेश करता भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको पनिश किया जाता था। ठीक है। और इनक्विशन वो एक कोर्ट थी जिसके द्वारा ये जो इस तरह के विचार पेश करने वाले थे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था उस कोर्ट में और उसको पनिश किया जाता था। अब समझ में आ गई। स्टैटी दोबारा से समझाऊं मैं। हेरेटिकल का मतलब होता है वे नई आइडियाज जो लोगों ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध पेश किए, ठीक है ना, और उनको पनिश किया जाता था इनक्विशन कोर्ट के द्वारा, जो रोमन कैथोलिक कोर्ट थी। स्टैटी का मतलब होता है, स्टैटी का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसी स्टेट जो संतुष्टि से भी आगे की स्टेट है, मतलब जहाँ टू स्टेट ऑफ फुलफिल मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन से भी आगे आप मुक्ति जैसे होती है वैसी। सेंडिस्टियस का मतलब होता है ऐसी आवाज जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, ऐसे लोगों को सिंडिशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आई आपको। नए नए वर्ड हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में आए हैं। उसके बाद है ट्रिम्बल देयरफुल टिरेंट ऑफ द वर्ल्ड। बाय द मिड 18th century there was a common conviction that books were a mean of spreading progress and enlightenment। कुछ लोग अब ये समझने लगे, मिड 18 की बात है, मतलब 1750 के आसपास की बात है, और ये मान लिया गया कि जब जैसे कोई नई चीज पैदा होती है ना वर्ल्ड में, तो उथल पुथल होती है समाज में, तो ये 1550 के आसपास ये चीजें छपनी शुरू हुई। धीरे धीरे चर्च के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया जाने लगा और ये मानना जाने लगा। उन्हीं तरह की गवर्नमेंट बनी, सुधार करने जरूरी हो गए क्योंकि अब सरकारों को लग रहा था कि पब्लिक जो है बिना सुधारों के मानेगी नहीं। तो ये माना जाने लगा कि जो बुक्स हैं वो इनलाइटमेंट मैंने जागृति, चेतना, बुद्धिमता, इनका युग लेकर आने वाली नई चीज है, इससे प्रोग्रेस आएगी। मैंने बिलीव्ड दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड। जैसे आज बोलते हैं ना एजुकेशन, पहले जमाने में एजुकेशन को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, जो आम साधारण लोग होते हैं कि बिगड़ जाते हैं बच्चे, लेकिन आजकल देखो एजुकेशन को माना जाता है कि प्रोग्रेस इसी से आएगी। तो मैंने बिलीव्ड दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों का विश्वास था कि दुनिया बदल सकती हैं किताबें। लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म, एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा तानाशाही खत्म हो सकती है और लिबरेशन मतलब लोगों का शासन आ सकता है, उदारवादी शासन आ सकता है। लिबरेशन का मतलब होता है जहां लोगों की को ज्यादा महत्व दिया जाए, लोगों के विचारों को ज्यादा महत्व दिया जाए, लोगों की आजादी को महत्व दिया जाए, प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखा जाए, सरकार लिबरल हो, सरकार ज्यादा लोगों को आजाद छोड़ दे, सख्ती ना करें, पुलिस और फौज का प्रयोग ना करें, लोगों के अधिकारों की ज्यादा वैल्यू हो और डेस्पोटिज्म और टेरनी का शासन, निरंकुश तानाशाही का शासन खत्म होगा। एंड हेराल्ड ए टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वर्ल्ड रूल्स, और ऐसा काम आएगा, ऐसा शासन आएगा जहां ये डेस्पोटिज्म और टेरनी वाले जो रूलर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और उनकी बजाय तर्क का शासन होगा, बुद्धिमानों का शासन होगा। लुइस सबस्टेंस मर्सियर ए नोवेलिस्ट थे, 18th सेंचुरी के फ्रांस के थे। उन्होंने डिक्लेयर किया था द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इन द फोर्स दैट विल स्वैप डेस्पोटिज्म अवे। इन्होंने कहा था कि प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा पावरफुल इंजन है जिसके द्वारा प्रोग्रेस होगी, पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा शक्ति प्राप्त करेगा और जो डेस्पोटिज्म है, तानाशाही, वो खत्म होगी। इन मैनी ऑफ द मर्सियर नॉवेल्स, मर्सियर्स की किताबों में द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ रीडिंग,
जो हीरो होता था वो हमेशा किताबों से प्रेरणा प्राप्त करता था या किताबें पढ़कर चेंज होता था, वो किताबें पढ़कर हीरो बन जाता था। द डाइवर बुक आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड बुक्स क्रिएट एंड बिकम इनलाइट इन द प्रोग्रेस। वो बुक पढ़ते उसमें खो जाते और बाद में एक बुद्धिमत्ता की प्रोसेस, जागृति की प्रोसेस उनके अंदर आती। इनलाइटमेंट का मतलब होता है आपको ज्ञान होना, नॉलेज होना, ठीक है। कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ द प्रिंट इन ब्रिंगिंग इनलाइटमेंट एंड डिस्ट्रॉइंग द बेसिस ऑफ डेस्पोटिज्म। और उन्होंने कहा कि ऐसा टाइम आएगा जब जागृति आएगी, नॉलेज होगी, जिसके आधार पर डेस्पोटिज्म खत्म हो जाएगा। मर्सियस प्रोक्लेम्ड, मर्सियस ने एक प्रोक्लेम की थी, भविष्यवाणी की थी, ट्रिम्बल देयर फॉर टर्नी ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरह से प्रिंटिंग की वजह से जो टर्नी है, शासक हैं, वो कांप रहे हैं। ट्रिम्बल बिफोर द विर्चुअल राइटर्स, और वो जो लेखक है उनके सामने कांप रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट कल्चर एंड फ्रांस रेवोल्यूशन, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। 1789 में ये क्रांति आई, किस तरह से प्रिंटिंग ने क्रांति में सहयोग दिया, लोग किस तरह से किताबों से प्रभावित हुए, किस तरह से जो बुद्धिमान ऑथर वगैरह थे उन्होंने लोगों की तकलीफ़ों के बारे में लिखा, टायरनी के विरुद्ध लिखा और लोग उनसे इंस्पायर हुए। Many historians have argued that print culture created the condition within which French Revolution occurred. Can we make such an connection? बहुत से हिस्टोरियन ये मानते हैं कि प्रिंट कल्चर के कारण ही ऐसी कंडीशन पैदा हुई जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। और इससे क्या है, 3 कदम ये बताते हैं। 3 टाइप ऑफ आर्गूमेंट हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड। फर्स्ट स्टेप, प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ द एनलाइटमेंट थिंकर्स। सबसे पहले जो थिंकर्स थे, विद्वान थे, उनके अंदर उन्होंने जागृति आई, उनको नॉलेज हुई और कलेक्टिवली देवर राइटिंग, और उन्होंने लिखा, राजाओं के विरुद्ध लिखा, लोगों की दुखों के बारे में लिखा, और उनकी जो कलेक्टिव राइटिंग थी प्रोवाइड ए क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशंस। उन्होंने ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म के बारे में लिखा, जो रीति रिवाज जो आम लोगों के खिलाफ थे, सुपरस्टिशन जो चर्च के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास थे, और राजाओं के द्वारा की गई तानाशाही थी। उन्होंने इसके विरुद्ध कमेंट्री की, लिखा उनके विरुद्ध। दे आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया फॉर द रूल ऑफ द रीजन रादर देन कस्टम। उन्होंने कहा कि तर्क के आधार पर शासन होना चाहिए, रीति रिवाज के आधार पर नहीं। रीति रिवाज तो हो सकता है गलत भी हो, अगर वो तर्क के आधार पर रीति रिवाज गलत हो तो आप, जैसे एक रीति है कि राजा का बड़ा बेटा ही राज्य संभालेगा, हो सकता है कि आपकी रीति के अनुसार जो बड़ा बेटा वो इस काबिल ही ना हो कि वो राजा का एक गांव संभालने के लिए भी मतलब काबिल ना हो सकता है। तो आप तर्क के आधार पर, तर्क क्या कहता है, जो सबसे काबिल है आप उसको राजा बनाइए। तो उन्होंने कहा कि तर्क के आधार पर नहीं, कस्टम के आधार पर नहीं, तर्क के आधार पर शासन कीजिए। एंड डिमांडेड दैट एवरीवन बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द रीजन एंड रैशनैलिटी। और उन्होंने कहा कि हर चीज को जज किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए जो तर्क और रैशनैलिटी के आधार पर, तर्क और रीजन के आधार पर सही हो, सुसंगत हो। दे अटैक्ट द सेकंड, जैसे एक देखो मैं समझाती हूँ आपको किस तरह से। एक रिचुअल्स है हमारा सूर्य को पानी देना, सूर्योदय को पानी देना, ठीक है। तो सूर्योदय को आप देखोगे बहुत सारी स्त्री जो हैं वो सूर्योदय को पानी देते हुए आंखें बंद कर लेती, सुबह पानी देती हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं, और सूरज निकले या ना निकले उस टाइम पानी दे देती हैं। क्या ये होता है सुपरस्टिशन? लेकिन इसके तर्क क्या है पीछे? तर्क पहले तो आपको ये जानना लेना चाहिए कि सूर्य को पानी देने से हमारी बॉडी में जो सूर्य की पानी की ट्रांसपेरेंसी से जो किरणें आती हैं सूर्य की, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होकर जब हमारी बॉडी को छूती हैं तो वो सबसे अच्छा फायदा हमारे शरीर को, हमारी आंखों को पहुंचाती। तो इसका मतलब क्या है, तर्क पैदा हो गया कि सूर्य को पानी देना, और वो भी जब सूर्य लाल हो उस स्थिति में, ठीक है, जब वो उसकी जो फर्स्ट किरणें जो आती हैं वो हों,
तो ये क्या है, ये आप सुपरस्टिशन से बाहर आ गए, आपको साइंटिफिक रीजन पता चल गया और आप आंखें बंद नहीं करोगे। तो यही फर्क होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी जीवन में ऐसे जो आप अंधविश्वास के चक्कर में करते हो। जैसे आप उपवास रखते हो, ठीक है, आपने उपवास रख दिया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन जब तर्क है उसके पीछे कि पेट की सफाई हो तो हमें लेमन जूस पीना चाहिए, या हमारा बीपी लो हो तो हम उसमें नमक का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन कई है कि ये पंडित ने बताया और ये मेरी दादी करती थी और ये मेरी अम्मा भी ऐसे रखती थी और मुझे भी ऐसे ही करना है, तो ये सुपरस्टिशंस है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें तर्क के आधार पर देखना चाहिए कि मुझे ये चीजें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि बस आंखें बंद करके वो कर रहा है और मुझे भी यही करना है। तो ये क्या, हम गलत के साथ गलत, अंधविश्वास के साथ अंधविश्वास जोड़ते चले जाते हैं। ऐसी चीजें जो सोशल बेस पर लेजिटिमेसी, लीगलता रखती हों, हमें ऐसी चीजें अपने आनी चाहिए। द राइटिंग्स ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो और वाल्टेयर उस समय के जब क्रांति हो रही थी महान लेखक थे। वैसे तो रूसो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एक आवारा के रूप में जीवन जीते थे, जीवन तो इनका बड़ा रफ था, लेकिन लिखते बड़ा खुले दिमाग से थे, जो उस समय की सोसाइटी की जरूरत थी। एंड दोज हु रीड दिस बुक्स सा द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज, और उन्होंने नई आंखों से इस संसार को देखा। जैसे चर्च बता रहा था कि आपको 2 दिन उपवास रखना है, जब आप कह रहे हो, जब आपकी बॉडी से स्वीकार नहीं करते, आपने तर्क के आधार पर कह दिया कि नहीं ये सुपरस्टिशन है और मुझे नहीं रखना, चाहे चर्च कुछ भी कहता रहे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को ये एक नई बात थी जिससे वो निकलना चाहते थे। आइज दैट वर क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड रैशनल, और जो आपकी जिन आंखों से आप देखो वो आपकी क्वेश्चन करती हो कि क्यों मैं ऐसा करूं, इससे क्या फायदा मुझे होने वाला है। आलोचना हो तर्क के आधार पर सही हो, यूं नहीं कि मैं आंखें बंद करके इस चीजों पर विश्वास करता जाऊं। इसमें इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।